तो ये सीक्वेंस ऐसे है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर कर रहे हैं प्लस प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स जो हैं डाउन द हिल मूव करते हैं। मैट्रिक्स में NADH है, NADH है, FADH है। NADH से NAD फॉर्म होगा, NADH प्लस H पॉजिटिव होता है या NADH2 होता है। तो ये दो प्रोटॉन्स जो हैं इधर मूव हो गए, दो प्रोटॉन्स ये दूसरी साइड चले जाते हैं मेम्ब्रेन के वाया FMN. FMN helps in transferring protons from the matrix to the intermembranous space. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे? FES. FES हमेशा पास ऑन करता है यूबिक्विनॉन को। यूबिक्विनॉन भी दो प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से पास करते हैं दूसरी साइड पे। तो प्रोटॉन्स तो पास कर दिए, इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे। नीचे किसके पास जाएंगे? साइटोक्रोम B. साइटोक्रोम क्या करता है? फिर से इलेक्ट्रॉन्स देता है FES को। ये सब इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्लस दो दो प्रोटॉन। FES ने किसको देना है? यूबिक्विनॉन को। यूबिक्विनॉन ने दो प्रोटॉन्स मूव करने हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यूबिक्विनॉन वो किसको दे देते हैं? साइटोक्रोम C. साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A2 A3, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन के वाटर प्लस फॉर्म, ये फॉर्म करेंगे वाटर। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेता है। दिस इज व्हाट इज ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर है? आप लोगों को एक एक चीज लर्न करनी है इसमें। ETS बनाने के लिए यस यस हु वाज इट? तो आई थिंक ETS सभी को क्लियर है। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। इसमें टॉपिक्स बहुत कम रह गए थे इस चैप्टर में से। आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर नाउ। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है। रेस्पिरेशन में लिखो, रेस्पिरेशन प्लांट्स में क्वेश्चन लिखो RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो अभी लर्न कर लो क्योंकि आना ही आना है हर पेपर में। कई क्वेश्चन होते हैं गारंटेड क्वेश्चन होते हैं जो आने ही आने होते हैं। आई गिव यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट इन दी एंड। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इवन बायो के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, दैट इज RQ। RQ का अगर आप लिखोगे तो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितनी हम CO2 इवॉल्व करते हैं, टू दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड या फिर एब्जॉर्ब, एक ही बात है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन रेस्पिरेशन, amount of volume of CO2 evolved to the volume of O2 absorbed over a period of time in respiration. For carbohydrates, मैम 1 होता है रेस्पिरेटरी। yes. For carbohydrates, its value is 1. Very good. Please learn this definition. कुछ नहीं, सिंपल आपको जो मैंने लिखा है वही डेफिनेशन है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, यही डेफिनेशन है इसकी। और कार्बोहाइड्रेट के लिए अभी जैसे बताया पलक ने, इट्स वैल्यू इज 1। RQ की वैल्यू है 1। 1 को हम बोलते हैं यूनिटी। For fats and proteins, its value is less than 1. For organic acids, its value is more than 1. yes. For organic acids, its value is more than 1.
और किसी के लिए इन्फिनिटी होती है, किसके लिए? मैम एनारोबिक प्लांट्स। यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यस। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन बच्चे, ये मैंने क्वेश्चन अनुभव मीनाक्षी आपने अभी ज्वाइन किया बच्चों। ये देखो हमने टॉपिक स्टार्ट किया आरक्यू। आरक्यू का मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन या टू द वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड। ये जो लिखी हुई है ये रेशियो, यही इसकी डेफिनेशन है। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड, एंड इट्स वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज 1। 1 को हम लिखते हैं यूनिटी। वैल्यू फॉर फैट्स एंड प्रोटीन्स इज लेस देन 1, less than unity. For organic acid, it's more than 1. For anaerobic respiration, its value is, yes, क्या बताया था पलक ने? Infinite. 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 Infinite, yes. तो ये क्वेश्चन 100% आता है। क्वेश्चन आता है डिफाइन आरक्यू। फाइनल्स की बात कर रहे हैं, अब हम फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप लोग अगर साथ साथ लर्न करोगे बायो में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और माइंडेड के ऑफलाइन एग्जाम्स हैं, तो आप लोग अपनी ऐसी तैयारी करो कि क्वेश्चंस को लर्न करो। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्कर में। तो आरक्यू की डेफिनेशन आपके सामने है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड। और फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर फैट्स। फैट्स और प्रोटीन के लिए लेस देन 1 और यूनिटी। गॉट इट? और कई बार ये क्वेश्चन जैसे इनफैक्ट इफ इट इज फॉर 3 मार्क्स और सिर्फ फैट्स के लिए पूछा हुआ है, तो अगर आप सिर्फ ये आंसर दोगे तो ये गलत होगा। तो इसमें हम वैल्यू लिख लेते हैं 102 फॉर CO2 एंड 145 फॉर O2, तो अप्रोक्सीमेटली 0.7 फैट्स के लिए। फैट्स में अगर हम देखें तो फैट्स के ऑक्सीडेशन के बाद, ट्राइग्लिसराइड की ऑक्सीडेशन के बाद CO2 और वाटर फॉर्म होगा, तो उसके लिए ये वैल्यू दी हुई है। बस आप अगर इतना भी लिख लोगे लेस देन 1 या लेस देन यूनिटी, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? यस, Excuse me, ma'am. यस। मैम, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी फैट की? हाँ हाँ, अगर सिर्फ फैट्स के लिए पूछा, वैसे अगर आप नहीं भी दोगे तो देन ऑल्सो इट इज फाइन। अगर आप ओके सिर्फ मैम। ये, हाँ, ये भी लिख दोगे तब भी ठीक है। और ये इससे पहले की थी हमने ETS। आई होप हरजोत क्लियर है बेटे ETS की साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यस सिस्टम। मैम। हाँ, अगर किसी को डाउट है प्लीज आस्क मी, जितनी मर्जी आप लोग मुझे पूछो, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आप 10 बार भी कहते हो एक साइकिल को करना है, हमने रिपीटेडली करना है, कोई बात नहीं, बट इसके बाद आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज फाइनल्स सबके अब ऑलमोस्ट February 15 के बाद फाइनल्स हैं। तो आई क्विकली रिवाइज ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAD एंड FAD। NAD की फुल फॉर्म है निकोटीनामाइड। निकोटीन पता है क्या होता है? निकोटीन इज प्रेजेंट इन टोबैको। तंबाकू जो होता है उसके अंदर निकोटीन है, दैट इज बैड फॉर योर हेल्थ। चाय जो हैबिट फॉर्मिंग होता है, निकोटीन चाय भी कई लोग पीते हैं, उनको हैबिट फॉर्मिंग बिकॉज इट हैज थीन। थीन, टी में होता है थीन। निकोटीनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और FAD की फुल फॉर्म आती है फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। जो आप लोगों के पेपर्स के बारे में सबको पता होना चाहिए, एटलीस्ट टू योर टीचर्स, क्योंकि सिर्फ हम लोग टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज वी नो पैटर्न ऑफ एग्जाम्स, कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक में आएंगे। तो इट्स बेटर टू कंसल्ट योर टीचर। जैसे अभी बताया मलिका ने 18th को है, तो आई हैव दिस इन माय माइंड एंड कीप ऑन रिमाइंडिंग मी आल्सो। स्कूल से कोई भी इन्फो आती है आप लोग हमें इन्फॉर्म करो, क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है and you will waste your time in learning the whole chapter. So it's better to start with only important questions now. Write down next question.
जनरली यही लास्ट टॉपिक था इसी का, और एक रह गया एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। आई थिंक वो भी मैंने आपको बनवा दिया था कल, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइकिल। यस Yes, ma'am. हाँ Fermentation waste. यस यस, फर्मेंटेशन यीस्ट, यस। अच्छा, अब इस चैप्टर में जिसने नहीं किया हुआ, जिस स्टूडेंट की ये चैप्टर की प्रॉपर रिवीजन नहीं हुई, क्योंकि कल आप लोगों में से आधी क्लास एब्सेंट थी, तो कल हम लोगों ने किया था ग्लाइकोलिसिस। प्लीज डू नॉट मिस योर संडे क्लासेस नाउ। ग्लाइकोलिसिस विच इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। ये आप लोगों को लर्न करना है, बहुत इजी है साइकिल, और अगर आप रिवाइज करोगे तो आप लोगों को लर्न होगी। एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स आपको देख के बनाना है, फिर उसके बाद आपको लर्न अपने आप हो जाएगी। एंड इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेट मी नो। पायरुविक एसिड से CO2 और वाटर रिलीज होगा वाया साइकिल विच इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब साइंटिस्ट का नाम था जिसने साइकिल दी थी, साइंटिस्ट का नाम था हेंस क्रेब। दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वाज सिट्रिक एसिड। और इसके बाद ये CO2 और वाटर जो है इसका कंप्लीट रेस्पिरेशन, क्योंकि हमने इसमें ग्लूकोज को तोड़ना था CO2 और वाटर में। तो ये 2 साइकिल्स इन्वॉल्व हैं, क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड क्रेब्स साइकिल इज फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। फिर इसके बाद हमने कल जो की थी साइकिल्स, एक आपको टॉपिक बताया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP बनते कैसे हैं? ATP अगर आप लोगों को याद हो, ATP बनाने वाला जो ऑर्गेनेली है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैज 2 पार्ट्स, एक बेस होता है FO, और उसके बाद उसका हेड होता है, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है इसका, F1. FO F1। These are also known as oxysomes। जब हम सेल चैप्टर करेंगे, I'll start with the cell next time, Ritika. I'll definitely start with that chapter. ऑक्सीजोम जो है वो F1 पार्टिकल से आते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो साइकिल है उसमें बताया गया कि जैसे ही प्रोटॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम F1 टू F1 पार्ट, प्रोटॉन्स मींस H पॉजिटिव आयंस, ये जैसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करते हैं दे जनरेट ATP। और आप लोगों को ये डायग्राम कल बनवाया था, बहुत सारे बच्चों ने एब्सेंट थे तो नहीं पता, ये साइकिल आपको बनवाई थी ऐसे। When the protons they move from high concentration to low concentration, they help in formation of ATP via using via this process using ADP and inorganic phosphate। और इस ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एम्बेडेड होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है बिकॉज दे जनरेट ATP ओनली। तो माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट जनरेट्स ATP because of this proton gradient concentration, and this process is known as oxidative phosphorylation। Simple terms में, what is oxidative phosphorylation? Synthesis of ATP during respiration, during aerobic respiration। तो कल हमने ये पार्ट किया था, आज मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है इस चैप्टर में से। NCERT के अलावा जो आप लोगों को, अगर आपने साइकिल्स लर्न कर ली हैं तो आपके 5 मार्क के क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जिसमें आपको ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ये RQ पार्ट। बस ये चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, सिर्फ साइकिल्स लेंदी हैं जो बच्चों को मुश्किल लगती हैं आप लोगों को। तो अगर आप साइकिल्स को बार बार रिवाइज करोगे तभी बात बनेगी। और फोटोसिंथेसिस चैप्टर में बहुत अच्छे से हमने रिवाइज किया अभी फोटोसिंथेसिस। अभी आप लोग एक आधा दिन इस चैप्टर को दो। फोटोसिंथेसिस में मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी आपके NCERT में बहुत सुंदर डायग्राम बना हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है दैट इज ऑन द पेज, होल्ड फॉर अ सेकेंड।
पेज नंबर 209 209 पे आपका ये बना हुआ डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, they have thylakoids, outer membrane, inner membrane. Group of thylakoids is known as granum. What is granum? Granum is group of thylakoids और इन thylakoids में पड़े होते हैं क्लोरोफिल। इनके अंदर होते हैं क्वांटोसोम और एक क्वांटोसोम के अंदर 200 से 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 200 to 300 ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोफिल। एक साइकिल के अंदर जैसे बहुत सारे साइकिल, एक एक के अंदर 200 to 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये होते हैं क्लोरोफिल। आधे से ज्यादा बच्चे क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल ही बोलते हैं। My dear students, there is difference between chloroplast and chlorophyll. Chloroplast is an organelle. Chlorophyll are the molecules which are present in the thylakoid membranes या फिर quantosome. Quantosomes, I think it is clear. Yes, ma'am. Okay. तो ये अब इसके अंदर नेक्स्ट होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अलावा ये बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके अंदर सर्कुलर डीएनए होगा, खुद सर्वाइव कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं they can survive on their own. They are also known as semi-autonomous organelles. Why they are known as semi-autonomous organelles? Because they can survive on their own outside the cell. तो दो ऐसे ऑर्गेनेलीज और मैट्रिक्स बता दिया, डीएनए बता दिए, और एक पॉइंट और, दे हैव स्टार्च ग्रैन्यूल। खाना बनाते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट खाना बनाएगा, तो दे हैव स्टार्च ग्रैन्यूल्स। ऐसे स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं, स्प्रिंग लाइक कॉइल्स। ये तो स्टार्च ग्रेन या स्टार्च ग्रैन्यूल्स एक ही बात है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और बीच में है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऐसे स्प्रेड हुआ हुआ फ्लूइड लाइक मटेरियल। अभी मैंने आपको एक टर्म बताई कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दे आर सेमी ऑटोनॉमस, मतलब दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन। व्हाई दे आर सेमी ऑटोनॉमस? बिकॉज दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए। Any doubt from photosynthesis or respiration, just let me know right away. Any doubt, any cycle, any doubt, just let me know if anyone has any doubt. Yes, Harjot, Alina, Angelina, Ansh, Anubhav, Harsh, Ishmeet, Kritika, Laksh, Mayank, Malika, Mehak, Kondal, Meenakshi, Manpreet, Mehak, Palak, Kritika, Sirat, Tanvi, Utkarsh. Any doubt? Shall I proceed to the next chapter? Ma'am, please explain chemiosmosis cycle. Chemiosmosis. Okay, Ritika. Chemiosmotic hypothesis. Chemi means chemical, osmosis means concentration gradient. वैसे तो हम osmose जो word use करते हैं, that is for the movement of water molecule. But in this case, it is the chemiosmosis is concentration gradient of protons. Generally, it is a three-step process. Very important question from this chapter. Again, a higher probability. क्योंकि it's an NCERT question, तो ये important है ही है. Chemiosmotic hypothesis. It is a three-step process. अगर किसी को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन याद है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप था, एनीवन? यस, Splitting of water hydrolysis. yes, splitting of water molecule. बेटे एग्जाम्स आ रहे हैं, बी वेरी एक्टिव इन द क्लास। तो दो बच्चों की डेट शीट आ चुकी है, लक्षण, मलिका। both of you just get serious because अगर एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है,
बायो की हेडेक आप लोग बायो अगर क्लास में अच्छे से कर रहे हो तो आप लोगों की काफ़ी टेंशन रिलीव हो जाएगी, बट अदर सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, टाइम कंज्यूमिंग होंगे बहुत ज़्यादा। The splitting of water, तो splitting of water molecule, तो पानी पहले स्प्लिट अप होगा, फिर दूसरा स्टेप क्या था? Transfer of electron. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन दी साइकिल। तो अगर नॉन साइक्लिक किसी को पता है तो उसमें पहले पानी स्प्लिट अप होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें वो साइकिल है, LHC, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ETS, फिर LHC, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर उसके बाद अल्टीमेटली NADPH। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट स्टेप जो है Formation of NADPH. NADPH, यस। तो इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली कौन एक्सेप्ट करता है? फॉर्मेशन ऑफ NADPH। NADPH है NADPH। नॉन साइक्लिक का दूसरा नाम क्या है? Z स्कीम या Z स्कीम। Another name for non-cyclic photophosphorylation is Z scheme या Z scheme। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस जो मैंने अभी बताया, अगर आपको याद है what is non-cyclic photophosphorylation, then you can explain this chemiosmotic hypothesis, and the diagram is given in your NCERT on page 214। इसी के लिए आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम में protons they are moving from the outer part to the inner lumen of thylakoid membrane। You know what is thylakoid? अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था थाइलाकोइड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने पढ़ा था, ये दीज आर थाइलाकोइड्स। ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, और प्रोटॉन्स मूव करते ही अभी हमने पढ़ा था FO F1, ये FO पार्टिकल है और F1 है, और ये दोनों से जैसे ही प्रोटॉन्स निकलते हैं दे सिंथेसाइज ATP। तो प्रोटॉन्स अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, और प्रोटॉन्स जब निकलते हैं दे सिंथेसाइज ATP। दिस इज PS2, दिस इज PS1, और ये साइटोक्रोम B12। ओके, ये पूरा कंप्लीट साइकिल है। तो दिस इज द ओके ओके। अच्छा, ये तो क्लियर था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस 3 स्टेप्स। यस। ये डायग्राम आपको बनाना है इसके साथ। दिस डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑन पेज 214। तो इसमें क्या था? प्रोटॉन्स व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम द आउटर पार्ट टू द ल्यूमेन, दिस इज ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो प्रोटॉन्स जब मूव करते हैं, ये हमने ETS साइकिल जो सबसे पहले मैंने करवाई है ना, ETS साइकिल, ये देखो प्रोटॉन्स दे आर मूविंग फ्रॉम मैट्रिक्स टू द ल्यूमेन। तो प्रोटॉन्स इतने सारे आ गए, ये देखो प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं। इसी को अब वाइडली अगर बात करो तो ये हो रहा है, ये प्रोटॉन्स मूव किए थे, जगह जगह से आ रहे थे प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स दे आर एंटरिंग इनटू द ल्यूमेन, एंड जब FOF1 पार्टिकल से पास ऑन होते हैं ATP सिंथेसाइज्ड। तो दिस इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। Chemiosmotic hypothesis is a 3-step process where there is generation of ATP and NADPH। NADPH इसके साथ फॉर्म होगा यहाँ पे। Clear everyone? Yes, ma'am. Okay. Any other question from this chapter? And this generation of ATP and NADPH is also known as biosynthetic phase या pathway। पूछा जाता है what is biosynthetic phase, then it is the formation of NADPH and ATP।
तो घुमा के आएंगे क्वेश्चंस। तो आप लोगों को अब एक टर्म ये मैंने आपको शायद पहले भी बताई हुई है, ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम है। कैन एनीवन टेल मी ग्लाइकोलिसिस? मुझसे चॉकलेट क्वेश्चन बनता है, चॉकलेट मिलेगी, सोचो। यस, it is known as who is it? मुझे you're not clear. Ma'am, Embedden Parnas pathway. Yes, EMP pathway. Very good. Sirat, Palak, I think you are also saying the same thing. Palak? Not audible, bete. Palak, I think you also tried to say, tell the same thing. Very good, both of you. Shabash. Good chocolate question था। तो वी फिजिकली नहीं है, बट सच में ये चॉकलेट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली बच्चों को नहीं पता होता कौन सी साइकिल आ गई। तो ईएमपी पाथवे इज एम्बिडन मेयरहॉफ पानस पाथवे, एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो सिंपल कई बार क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोलिसिस बनाने के लिए नहीं पूछेंगे, सिंपल पूछेंगे ईएमपी पाथवे, ये एम्बिडन मेयरहॉफ पानस पाथवे। ओके, क्लियर एवरीवन? सो लेट अस स्टार्ट। ओके, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट क्लास आपकी एक्टिव है। प्लीज राइट डाउन द pathway. yes Palak, I heard E because there is some network issue at your end, but I heard E from your side. Yes, you're right with it. Yes, ma'am, there was network issue. So let us start with the new chapter, that is plant growth and development. क्योंकि ये चैप्टर्स आपने रिसेंटली किए हैं तो आप लोगों को इनफैक्ट सबको ही आते हैं। यस मनप्रीत बेटे, आपने लास्टली ज्वाइन किया है, तो आई थिंक ये सभी ने ये चैप्टर किया हुआ है, तो इट्स इजी टू रिवाइज दीज चैप्टर्स, बिकॉज जो ऑलरेडी किए हुए हैं उनको जल्दी हो जाएंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद वील स्टार्ट विद द ह्यूमन फिजियो। पहले अब सेल चैप्टर, सेल यूनिट कर लेते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो स्कोरिंग यूनिट। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। पहला तो इसी का क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब sigmoid growth curve. मुझे it's very difficult for me to write with this pen. I think my writing is clear with everyone. अगर किसी को कोई नहीं समझ आए तो just ask me, okay? Sigmoid growth curve. Sigmoid growth curve, it refers to the graphic representation of total growth against time. Total growth. Total growth with time. Size or weight of the organ. मुझे सिग्मोइड में ना ये स्टेप्स आते हैं, पहले आता है लैग फेज, एक्सपोनेंशियल, एंड लास्ट इज स्टेशनरी।
It's a growth curve. मुझे अगर आपने लिख लिया, it is a graphic representation of total growth against time. It is never uniform. It is never uniform. Uniform मतलब straight नहीं होती. It shows a period of slow growth. It shows a period of slow growth, comma, phase of rapid growth. Yes. It shows a period of slow growth, comma, a rapid growth, and a period of decline. Slow growth, rapid growth, and a period of decline. Slow growth, rapid growth, and decline. Okay, be quick. Next question is define plasticity. Explain by giving example. The plant follow different pathways. The plant follows different pathway in response to environment. Plants follow different pathways in response to environment or phases of life. Phases of life to form different kinds of structures. मैम Or phases of life to form different kinds of structure. मम्मी इसकी हेडिंग क्या थी? मुझे प्लास्टिसिटी लिखा है बेटे मैंने स्क्रीन पे. The plant follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. Example लिखो. Heterophyly. Heterophyly मतलब different types of leaves. Heterophyly in case of cotton, coriander. ये अलग अलग शो करते हैं लीव्स की स्ट्रक्चर. पानी में इनको अगर बनाओगे, अगर aquatic plants हैं, they have different kind of leaves. If they are on land, they have different types of leaves. Even एक आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है डायग्राम larkspur. Larkspur, cotton and coriander. The plants follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. So ये जो heterophyly है, it's a kind of plasticity. तो अब plasticity का क्या मतलब है कि when they are young they have different types of leaves and when they are mature they have different type of leaves. Leaves of लिखो leaves of juvenile. Juvenile मतलब जब वो बहुत young है, बच्चा है, baby है. Leaves of juvenile plant are different from the mature plants. Leaves of juvenile plant are different than those of mature plants. अच्छा, इस चैप्टर से मैंने क्या आपको डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, डी डिफरेंशिएशन, ये सारी डेफिनेशंस लिखवाई हुई हैं? Yes, ma'am. ओके ओके.
तो ये लिख लो, ये ऑलरेडी आपने लिखी हुई है, नाम लिख लो इनके, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस लिखना मैम। नो नो नो, डिफरेंशिएशन डेफिनेशन है बेटा, ये मैंने लिखवाई हुई है जब आपको चैप्टर करवाया ना, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, तीनों डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये मैंने लिखवाए हुए हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू द क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स। अब ये एक हार्मोन पे आना ही आना है, और आपने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 9-10 पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं ऑक्सिन्स के बारे में। व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। अब अगर आपको पूछा है, नहीं पूछा हुआ, आपने इसमें पहली लाइन में आंसर देना है, ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड। लिखो, ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड। मुझे ये नहीं समझ आता कि मार्क्स इतने हैं तो क्या लिखना है। ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। अब फिर आपने देने हैं फंक्शंस, 3 पूछे हैं, 5 पूछे हैं, 10 पूछे हैं, यू ऑल हैव ऑलरेडी रिटन दिस। ठीक है, फंक्शंस यू हैव ऑलरेडी रिटन। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, गिव फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D। गिव Ma'am, इट्स यूज। 2,4-dichloroacetic acid. वेरी गुड, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। गिव इट्स फंक्शन या एप्लीकेशन। वेरी गुड, गिव इट्स एप्लीकेशन। Used as weedicides. Yes, it is used as weedicide। 2,4-D की फुल फॉर्म लिख लो, 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड। और जब पूछा गया आपसे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन मतलब इसके यूजेस, तो एक यूज आ रहा है इसका, इट इज यूज्ड एज वीडीसाइड। वीडीसाइड टू डिस्ट्रॉय लीव्स, विच लीव्स, टू डिस्ट्रॉय डाइकॉट प्लांट्स। स्पेशल लिख लेना इसमें, ये सिर्फ डाइकॉट को खत्म करता है, मोनोकॉट को कुछ नहीं करता। इट इफेक्ट्स डाइकॉट, नीट का क्वेश्चन है, किल्स डाइकॉट प्लांट्स ओनली। और दूसरा पॉइंट इसका पूछा हुआ है, तो इट कॉजेस फ्लावरिंग इन लीची। Flowering in lychee and pineapple। Ma'am, what was the NEET question? बच्चे ये वीडीसाइड जो है ना, इट एक्ट एज वीडीसाइड बट इट किल्स ओनली डाइकॉट प्लांट्स, इट विल नॉट अफेक्ट मोनोकॉट। तो अगर आपने राइस फील्ड है या कहीं और पौधों को रिमूव करना चाहते हो मोनोकॉट्स में, जैसे आपने मटर लगाए हैं, तो यू कैन यूज दिस एज अ स्प्रे बिकॉज इट विल किल ऑल द डाइकॉट प्लांट्स फ्रॉम योर फील्ड। Next, can I move to the next page? Yes, Yes, go. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Name 2 artificial auxins या synthetic auxins। Synthetic, name 2 synthetic auxins। तो इसमें भी आप वही लिखोगे, इसमें आप आएंगे NaA और yes anyone, 4D. 2,4-D also। Ma'am, I 2,4,5-T भी था। 2,4,5-T भी है, 2,4,5-T भी है, इवन NaA भी है, और सॉरी 2,4,5-T, 2,4,5-T, 2,4-D। 2,4-D आपको बता दिया लीची और पाइनएप्पल में करेगा। 2,4,5-T 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिड।
Did you write down the next question? मुझे ये फंक्शंस आएंगे साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड, ये तो लिख लोगे आप लोग? Yes, ma'am. Yes. हाँ। अब इसमें क्वेश्चन आता है, लिखो। Name the hormone which breaks dormancy. Name the hormone which breaks dormancy. It's gibberellin. Next question, name one stress hormone. Name one stress hormone. It's abscisic acid. Stress hormone is abscisic acid. Next question, लिखो. Give the hormones for the following. तो hormones for the following. पहला लिखोगे induce rooting in a twig. आप एक स्टेम लेके आए हो अपने रोज की स्टेम, सपोज एक स्टूडेंट है, वो अपने घर से रोज की स्टेम लेके आया और स्टेम का आपने यू वांट इट्स रूट टू बी ग्रोन, तो उसमें आप क्या स्प्रे करोगे कि रूट आ जाए? एनीवन? इट इज Ma'am, ऑक्सिन. यस, वेरी गुड. ऑक्सिन स्प्रे करोगे ma'am, उसमें ethylene. हाँ, Second. यस यस यस. ऑक्सिन से उसकी रूट्स आ जाएंगी और अगर राइप करना चाहते हो, आप चाहते हो वो पक जाए, देन इट इज इथाइलिन. डिले लीफ सेनेसेंस. डिले लीफ सेनेसेंस, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन Ma'am, है? cytokinin. साइटोकाइनिन. वेरी गुड. Induce growth in auxiliary bud. Growth in auxiliary bud. Ma'am, ये भी abscisic acid में. नहीं, growth in auxiliary it is cytokinin. it is. बोल्टिंग इफेक्ट कौन करता है? Ma'am, gibberellin. जिबलेंस. बोल्टिंग का नाम आते ही ना, इसको जिबलेंस को याद कर लो. बोल्टिंग का क्या बताया था कि पत्तगोभी जो है उसमें आप देखते हो नॉर्मली एक लीफ के ऊपर लीफ ओवरलैप्ड होता है, क्योंकि उसमें जो बीच में उसकी जो स्टेम होती है उसमें लीव्स के बीच में जो गैप कम होता है, अगर आप इसका गैप बढ़ा दो अलग अलग लीफ हो जाएंगे. दिस इज नोन एज बोल्टिंग इफेक्ट. तो बोल्टिंग के लिए मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया? जिब्रेल. Cabbage. कैबेज. यस, हार्मोन का नाम है जिबरेलिन्स.
नेक्स्ट लिखो induce immediate closure, stomatal closure in leaves. मैम एब्सिसिक एसिड. Yes, stress hormone, abscisic acid, ABA. ये question important है काफी. It's an NCERT question and this question is very, very, very important. फिर एक टर्म्स आप लोगों को ऑलरेडी लिखवाई हुई है, फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म में अगर आपको याद है, इशमीत कैन यू टेल मी? इशमीत बताओगे व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? हर्ष, इशमीत, लक्ष्य, एनीवन? व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? अच्छा, डे लेंथ को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म. ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स. अगर कम लाइट चाहिए तो शॉर्ट डे प्लांट्स, ज्यादा लाइट चाहिए तो लॉन्ग डे प्लांट्स, बराबर लाइट चाहिए तो डे न्यूट्रल प्लांट्स. याद आया? द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट to relative duration of light hours on growth and development. Response of plants in relative to the relative duration of light hours on growth and development of plant, especially flowering. This is known as photoperiodism. So on the basis of this, there are different types of plants. अब इसमें आती है important चीज, example. शॉर्ट डे प्लांट जिनको कम लाइट चाहिए, उसमें एग्जाम्पल आता है शुगर केन. याद कर लेना, एस से शुगर केन, एस से शॉर्ट डे प्लांट, एंड टोबैको. लॉन्ग डे प्लांट्स विच रिक्वायर मोर लाइट, एग्जाम्पल स्पिनच and radish. Day neutral plants, tomato and cucumber. और फिर इसके बाद टर्म आती है वर्नलाइजेशन. Anyone from girl side will tell me what is vernalization? मैम प्लांट फ्लावरिंग के लिए प्लांट्स को चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है. Yes. अर्ली फ्लावरिंग. Yes, early flowering के लिए. Method of acquisition of या method of acquiring early flowering in plants with chilly treatment for weeks. आप cold chilling treatment दे दोगे तो plants will flower early, and it is a process in which we have cut down the vegetative phase and hasten flowering. उसका vegetative phase हम कम कर दिए. Generally it is done for biennial plants जो 2 साल में ग्रोथ करते हैं. उन प्लांट्स को हम एनुअल बनाने के लिए, 1 साल का बनाने के लिए we use this process. तो इसमें एग्जाम्पल आता है wheat, rye, barley. They have 2 types of varieties, winter variety and spring variety. तो wheat, rye, barley, in cases में these varieties they are given this chilling treatment. Okay. यस मैम. Name the growth regulator that prevents. Write down the next question. Name the growth regulator that prevents sprouting of potatoes for storage purposes. मैम इथाइलिन. No, it is NaA, naphthalene acetic acid. Okay. Potatoes को आप चाहते हो कि उनमें sprouts ना आए,
तो अब क्या ऐड करोगे? Na. नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच फंगस यील्ड जिब्रेलिन? फंगस का नाम क्या है जिससे जिब्रेलिन निकलता है? उसका नाम उसी से ही पड़ता है, जिब्रेला फ्यूजिकोरोय. Ma'am, what is the question? Which fungus yields? Which fungus yield YIELD yields the gibberellin? The answer is Gibberella fujikuroi. GIBBRE. Let me write it again. GIBBERELL. Gibberella, GIBBERELL. Which plant hormone is associated with dormancy of seeds? Gibran. No, dormancy bete. Stress hormone. ABA. एब्सिसिक. हाँ, डोरमेंसी जहां पे भी वर्ड आएगा एब्सिसिक एसिड. AB. Again, you have already made very neat notes from this chapter. तो प्लांट फिजियो में सिर्फ यही टॉपिक्स आ रहे हैं. आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, आप लोगों को साइकिल जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, बनाओगे नहीं, तो आप लोगों को समझ नहीं आएंगी. और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में, जस्ट लेट मी नो. Okay, Laksh, do you have some question? Laksh?